हम गैंग वॉर्स के बारे में सुनते हैं तो हमें सिर्फ गोलियां, हिंसा और बड़े बड़े नाम सुनाई देते हैं। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे एक पूरी की पूरी छिपी हुई अर्थव्यवस्था काम करती है। हर आपराधिक साम्राज्य के पीछे एक सॉलिड बिजनेस मॉडल होता है, और आज हम यही समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसी पहेली है जो अंडरवर्ल्ड के असली नियमों को उजागर करती है। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत की। एक ऐसी जंग जिसने साबित कर दिया कि पैसा और ग्लोबल नेटवर्क ही हमेशा सबसे बड़ी ताकत नहीं होते। देखिए, एक तरफ था दाऊद, जिसका साम्राज्य दुनिया के 40 देशों में फैला हुआ था, जिसे सरकारी एजेंसियों का भी सपोर्ट हासिल था। और दूसरी तरफ रहमान डकैत, एक लोकल गैंगस्टर जो सिर्फ अपने इलाके को कंट्रोल करता था, लेकिन उसके पास थी बलोच लड़ाकों की एक वफादार फौज और ऐसे हथियार जो पुलिस को भी टक्कर दे सकते थे। तो कहानी शुरू होती है कराची की गलियों से। यहां एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। ये सिर्फ दो गैंगस्टरों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये ताकत के दो अलग अलग मॉडल्स का टकराव था। ग्लोबल पहुंच बनाम जमीन पर पूरा का पूरा कंट्रोल। बात तब हद से ज्यादा बढ़ गई जब रहमान ने दाऊद के भाई नूरा को किडनैप कर लिया। रहमान ने उसे सिर्फ मारा नहीं, बल्कि दाऊद को फोन पर उसकी चीखें सुनने पर मजबूर किया। अंडरवर्ल्ड में इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती थी, और इसका जवाब दाऊद सीधा हमला कर ही नहीं पाया। उसे रहमान को मारने के लिए पाकिस्तानी पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा, जो ये बताता था कि रहमान के इलाके में वो कितना कमजोर था। और जब पुलिस आखिरकार रहमान के खिलाफ एक्शन लेने पहुंची, तो वो कोई आम एनकाउंटर नहीं था, वो एक छोटी मोटी जंग थी। रहमान के आदमी आरपीजी जैसे मिलिट्री ग्रेड हथियारों से लड़ रहे थे। ये दिखाता है कि अपने इलाके में उसकी ताकत किस लेवल की थी। तो सवाल ये है कि रहमान दाऊद पर भारी कैसे पड़ गया? जवाब है होम टर्फ एडवांटेज। कराची उसका किला था, वो वहां की गलियों को जानता था, लोग उसके वफादार थे, और उसने एक ऐसी सल्तनत बना ली थी जहां दाऊद जैसे ग्लोबल डॉन का भी घुसना नामुमकिन था। तो ये तो हुई दुश्मनी की बात, लेकिन अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। इन सारे क्रिमिनल साम्राज्यों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? क्योंकि बिना पैसे के कोई भी गैंग या डॉन एक दिन भी नहीं टिक सकता। पहला और सबसे शक्तिशाली इंजन है नकली करेंसी का कारोबार। और ये सिर्फ कुछ हजार नोट छापना नहीं है, ये एक देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भारत में भेजी जाती है। अब सवाल ये कि ये नोट इतनी आसानी से पकड़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये पाकिस्तान की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। हमारे नोटों में जो 22 सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उनमें से 17 की वो हूबहू नकल कर चुके हैं। क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है कि ये नोट अक्सर बैंक अधिकारियों की नजरों से भी बच निकलते हैं। दूसरा आर्थिक इंजन जमीन से शुरू होता है। देखिए, अंडरवर्ल्ड को काम करने के लिए हथियार छिपाने और कानून से बचने के लिए एक महफूज जगह चाहिए, और ये जगह उन्हें मिलती है अवैध रूप से बसाई गई झुग्गियों में। स्लमलॉर्ड्स का मॉडल बहुत ही सीधा है। पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करो, फिर उसे जरूरतमंदों को बिना कागजात के बेच दो, फिर सीमेंट से लेकर ईंट तक हर चीज की सप्लाई पर कंट्रोल कर लो, और हर कंस्ट्रक्शन पर हफ्ता वसूलो। धीरे धीरे ये इलाके एक ऐसे इकोसिस्टम में बदल जाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कानून चलता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये झुग्गियां सिर्फ बस्तियां नहीं हैं, ये संगठित अपराध के लिए बनाए गए किले हैं। यहीं हथियार रखे जाते हैं, अपराधी छिपते हैं, और यहीं से पूरे शहर में ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। और तीसरा इंजन, जो शायद मुंबई अंडरवर्ल्ड को चलाने वाला सबसे ज्यादा मुनाफे वाला धंधा था, वो था डांस बार का कारोबार। अपने पीक पर इसने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की एक शैडो इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। इसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण बार के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही ये दाऊद जैसे गैंग्स के लिए अपनी ताकत दिखाने का अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते मुंबई में 2000 से ज्यादा डांस बार खुल गए, और ये हर अवैध काम का सेंटर बन गए। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से लेकर हवाला ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग तक सब कुछ यहीं से होता था। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। मुंबई या कराची की कहानी कोई अनोखी नहीं है। दुनिया भर में संगठित अपराध कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ही काम करता है: इलाका, अर्थव्यवस्था और ताकत। चाहे वो डी कंपनी हो, जो तस्करी के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, या जापान का याकुजा हो, जो कानूनी बिजनेस के मुखौटे के पीछे छिपता है, या फिर मैक्सिकन कार्टेल हो, जो मिलिट्री जैसी हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, लक्ष्य हमेशा एक ही होता है: पूरा का पूरा कंट्रोल।
याकुजा का उदाहरण देखिए, वो लगभग एक कॉर्पोरेशन की तरह काम करते हैं, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रोटेक्शन मनी वसूलते हैं, लेकिन उनका कोड बेहद बेरहम है। एक गलती की कीमत होती है एक उंगली, और अगर किसी ने गद्दारी की तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि अंडरवर्ल्ड हमसे कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई दूर की फिल्मी दुनिया नहीं है। ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था है जो हमारे ही समाज की दरारों में पनपती है और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। और यही सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। जब अपराध हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में इतनी गहराई तक समा जाता है, तो फिर वो परछाई कहाँ खत्म होती है और हमारी अपनी दुनिया कहाँ से शुरू होती है।